जय हिंद। इस वीडियो में हम टैक्सीज़ की बात करेंगे। टैक्सीज़ जिसमें हमारे डायरेक्ट टैक्सीज़ आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सीज़ आते हैं। इसकी बात इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट को जो सबसे ज़्यादा इनकम जो होती है वो टैक्सीज़ से ही होती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह से हमारी जो इस साल की जो इनकम होने वाली है, जो एस्टिमेटेड है, अपना जो ये बजट 2025-26 का जो बजट है, इसमें जो प्रोजेक्टेड कॉरपोरेशन टैक्स से जो इनकम होगी वो इतनी होगी 17%, तो यहीं से हो जाएगी। और इनकम टैक्स से जो होने वाली है वो लगभग 22% हो जाएगी। जो टोटल इनकम जो गवर्नमेंट को होने वाली है उसमें से 17% तो कॉरपोरेशन टैक्स से ही आने वाली है और 22% इनकम टैक्स से, और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस और अदर टैक्सेस को मिला के यहाँ पे 18%, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 18% टोटल इनकम का ये इतना सारा जो पैसा है एज ए इनकम गवर्नमेंट को टैक्सेस से होने वाली है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम हो गया, ये भी टैक्सेस में ही आते हैं। तो इसमें 4% और 5% यहाँ पे आ रही है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ब्रीफली और अच्छे से इनको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि टैक्सेस होते हैं, इसमें मैंने बताया भी था आपको कि टैक्सेस होती है कंपल्सरी यूनिलेटरल पेमेंट्स। कंपल्सरी यूनिलेटरल पेमेंट्स कहते हैं हम इनको। यूनिलेटरल मीन्स इनको ये वन डायरेक्शन में ही इसकी पेमेंट होती है, पब्लिक टू गवर्नमेंट इसकी डायरेक्शन रहती है ट्रांजैक्शन की, और ये कंपलसरी है, ये हमें पे करनी ही होगी। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। तो आइए बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। फर्स्टली हम डायरेक्ट टैक्सेस को देखते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, देखिए जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो बर्डन होता है, जो टैक्स का बर्डन है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होता है। क्या बोला मैंने कि इसमें वो टैक्सेस आते हैं whose burden cannot be transferred from one person to others। यानी कि जैसे इनकम टैक्स होता है या फिर कॉरपोरेशन टैक्स है, ये जिसके ऊपर लगना है, जैसे इनकम टैक्स उस पर्टिकुलर पर्सन से ही लिया जाएगा, किसी और आदमी पे उसका बर्डन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये इसमें जो बर्डन है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। टैक्स का जो बर्डन है वो 1% से अदर पर्सनस के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा होता है। इसलिए ये यहाँ पे कहना ज़रूरी है। तो ये जो इम्पोज होता है, ये किस पे इम्पोज होता है? इम्पोज्ड ऑन किस पे लगता है? डायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगते हैं? फर्स्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, इनकम पे लगता है। दूसरा, एसेट्स पे लगता है। थर्ड, अगर एसेट्स की ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पे लगता है, ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स ETC। तो ये हमारे 3 मेन एस्पेक्ट्स रहेंगे जिस पे ये इम्पोज होता है डायरेक्ट टैक्सेस। तो फर्स्ट, तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं इनकम टैक्स को। एग्जांपल्स, डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स। फर्स्ट, इनकम टैक्स, जिसको पर्सनल इनकम टैक्स भी कहते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स भी कहते हैं। देखिए इसको जो इम्पोज करता है
imposed by सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है, ठीक है। इसकी अभी न्यू स्लैब्स आई है, 2025 का जो बजट आया था उसमें न्यू टैक्स स्लैब्स आए हैं इनकम टैक्स के, जिसको हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यस, ये है। इसमें आप देखेंगे कि जो 0 से 4 लाख तक जिसकी इनकम होगी, 0 से 4 लाख तक जिसकी इनकम होगी, ये क्यों नहीं चल रहा है, हाँ, तो उसके लिए नील टैक्स रखा हुआ है। और 4 लाख से 8 लाख तक 5% रखा हुआ है, और 8 लाख से 12 लाख 10% रखा है। लगभग 12% तक नील है। नील कैसे है, यहाँ तो 5% और 10% रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ, जो 5% जो बनता है इसका जो 5% यहाँ पे बन रहा है, वो जैसे 4 लाख टू 8 लाख है, तो कितना टोटल कितना बना है, 4 लाख टू 8 लाख, 4 लाख बना टोटल। तो इसका 5% कितना हुआ, 20,000, ठीक है। और 8 लाख टू 12 लाख, ये भी 4 लाख ही हुआ। इस पे जो इसका जो 10% है वो कितना हुआ, वो बना आपका 40,000। टोटल कितना बना, ये 12 लाख तक कितना बना, ये तो नील है ऊपर वाला, तो ये बना 60 लाख, सॉरी 60,000, 60,000 बना टोटल अमाउंट। लेकिन जिसकी इनकम 12 लाख से कम है, तो बजट 2025 में जो टैक्स रिफॉर्म हुए, इसमें इन्होंने रिबेट दिया है अंडर सेक्शन 87A सेक्शन के अंडर टैक्स रिबेट मिली हुई है। कितने की मिली है, 60,000 की। तो ये 60,000 की रिबेट भी है, रिबेट है 60,000 की। तो टोटल टैक्स कितना होगा, लेस देन इनकम जिसकी 12 लाख से कम जिसकी इनकम होगी 12 लाख, उसके लिए जो टैक्स होगा वो नील होगा। कैसे, ये रिबेट भी तो मिलेगी, तो उसको अब कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जबकि पुरानी जो टैक्स स्लैब थी उसमें अलग अलग परसेंटेज थी, तो उतना पे तो करना पड़ता था। तो ये अभी इस साल से शुरू होने वाला है। और 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15% है, फिर 16 लाख से 20 लाख 20% है, 20 लाख से 24 लाख तक 25% है, और 24 लाख से ऊपर जिसकी इनकम होगी उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स के तौर पे। तो ये बर्डन उसी पर्सन पे होगा जिसकी जो इनकम जितनी है। तो ये बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। एक तो ये जानने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जो इनकम टैक्स है वो एग्रीकल्चरल इनकम पे नहीं लगता है। इट इज़ नॉट imposed on एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ये हो गया इनकम टैक्स। सेकंड जो है वह है कॉरपोरेशन टैक्स। इसी कॉरपोरेशन टैक्स को CIT भी कहते हैं, कॉरपोरेट इनकम टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किस पे इम्पोज होता है, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। और किस पे इम्पोज होता है, जो कॉरपोरेट्स की जो इनकम होती है, उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं उस पे होता है, ठीक है। ये हो गया। और थर्ड हो गया आपका कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, ये जो कैपिटल गेन होगा उस पे अप्लाई होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको इम्पोज करती है। और ये किस पे लगता है, ऑन कैपिटल गेन। इसका क्या मतलब हुआ, जो कैपिटल गेन हुआ है, गेन्स, किसी भी तरह का कैपिटल गेन्स हुआ है,
फॉर एग्जांपल आपने पर्सन ए ने एक घर खरीदा, हाउस खरीदा उन्होंने 50 लाख में, ठीक है, और 1 साल या 2 साल के बाद उन्होंने मान लो उसको बेच दिया, इसको सेल कर दिया 1 करोड़ में, ठीक है। तो इनको प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, तो अगर इनके टोटल प्रॉफिट की बात की जाए, जो गेन हुआ इनको, प्रॉफिट या कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कितना हुआ इनको, 1 करोड़ माइनस 50 लाख इज इक्वल टू 50 लाख। जो 50 लाख का जो गेन हुआ है इनको, इस गेन पे जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। ये भी डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में ही आता है, ठीक है। ये हो गए 3 और 4th आ गए यहाँ पे, 4th है लैंड रेवेन्यू टैक्स। लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्पोज करती है, और ये किस पे लगता है, ये लैंड होल्डिंग पे लगता है, लैंड होल्डिंग्स पे लगता है। आपने कितनी लैंड होल्ड की हुई है, कितनी लैंड आपके पास है। इसके अगर नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसा है, नेचर इसका लमसम अमाउंट रहता है, इसकी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, लमसम अमाउंट रहता है इसका। और ये था लैंड रेवेन्यू टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और 5th आ गया यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स ये जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके प्रोफेशन पे लगता है, इसको भी जो है स्टेट गवर्नमेंट ही इसको लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट ही इसको इम्पोज करती है। और इस किस पे लगता है, ये प्रोफेशन पे लगता है, प्रोफेशन पे लगता है। और इसका जो नेचर है वो भी कैसा होता है, वो लमसम अमाउंट ही होता है इसका भी, इसका कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है इसकी, लमसम अमाउंट ये भी रहता है। और 6th आ गया हाउस टैक्स, हाउस टैक्स जिसको प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स भी कहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। ये भी लमसम अमाउंट रहेगा। इसको कौन लगाएगा, इसको लगाता है जो लोकल बॉडी होती है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह। तो लोकल बॉडी इसको लगाती है, किस पे लगाती है, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे ये लगता है, और इसका अमाउंट भी लमसम रहता है, ठीक है। ये हो गया आपके डायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है। कौन कौन से, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, स्टेट कैपिटल गेन टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, हाउस टैक्स जिसको प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं या लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। तो ये आपके हो गए डायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद अब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसमें जो बर्डन है, टैक्स का बर्डन है, वो ट्रांसफ़र होता है दूसरों पे, whose burden can be transferred to others। और ये किस पे इम्पोज होते हैं, इम्पोज्ड ऑन, जैसे हमने देखा था डायरेक्ट टैक्सेस किस पे इम्पोज होते थे, इनकम पे होते थे, एसेट पे होते थे, और एसेट्स की ट्रांजैक्शन पे होते थे। और ये कहाँ पे इम्पोज होते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और उसकी ट्रांजैक्शन के लिए, ये ट्रांजैक्शन पे ये टैक्सेस लगते हैं। इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्शन एंड transactions of
गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन अगर हो रही है या उनकी ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन हो रहा है, तो उस पे ये टैक्स लगते हैं। इसमें जो मेन टैक्स जो हम पढ़ते हैं इसमें वो जीएसटी रहता है। जीएसटी को हम अच्छी तरह से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही थोड़ा बहुत जो है देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटी को अच्छे से करेंगे, क्योंकि जीएसटी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो अब बात करते हैं एरियाज़ ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो एरिया है, कहाँ कहाँ ये लगते हैं, एरियाज़ ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट, सिन गुड्स। सिन गुड्स वो गुड्स होती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं whose consumption or production is supposed to be unethical by society। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे गुड्स जिनकी कंजम्पशन अगर आप कर रहे हैं या उसकी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, तो सोसाइटी द्वारा उसको अनएथिकल माना जाता है। सोसाइटी द्वारा उसको अनएथिकल माना जाता है, ऐसे गुड्स को बोलते हैं सिन गुड्स। वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो सिन गुड्स में आता है आपका वाइन, शराब। इसकी अगर आप कंजम्पशन करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे, या आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं इसको, तो वो बुरा माना जाता है, अनएथिकल माना जाता है सोसाइटी द्वारा। या फिर सिगरेट, etc। इस तरह के प्रोडक्ट्स सिन गुड्स में आते हैं। सेकंड इसमें आ गया आपका डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। डीमेरिट गुड्स में वो गुड्स आती है जिनकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हमारे एनवायरनमेंट पे या अदर्स, हमारी जो सोसाइटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। उसकी कंजम्पशन अगर करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें आप, डीजल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स, तो ये फॉसिल फ्यूल्स, तो इनका अगर आप कंजम्पशन या प्रोडक्शन कुछ करते हो तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। जैसे CO2 है, वो ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है और वो ग्लोबल वार्मिंग में ट्रिगर करती है, और इससे एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, सोसाइटी पे। तो ऐसी गुड्स की कंजम्पशन और प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिमेरिट गुड्स हम बोलेंगे उन गुड्स को जिसकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन इम्पैक्ट कैसा डाल रही है, नेगेटिव डाल रही है। ठीक है, इसमें इन गुड्स पे भी हम कौन सा टैक्स अप्लाई करते हैं, उस पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। थर्ड आ गई लग्जरी गुड्स। जो लग्जरी गुड्स होगी, जैसे आप फॉर्च्यूनर परचेज कर रहे हो या BMW या etc, इस तरह की कोई लग्जरी गुड्स आप परचेज कर रहे हो तो उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। ये 3 हो गए मेन एरियाज़ जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। सिन गुड्स, डिमेरिट गुड्स, लग्जरी गुड्स।
फोर्थ अगर आप एरिया देखेंगे, एरिया नहीं बोल सकते इसको, ये इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है सरकार के द्वारा, जिसको कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, सरकार लगाती है। ये क्यों लगाती है? टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स। जैसे दूसरी कंट्रीज़ से जो इंपोर्ट होता है हमारी कंट्री में, अगर वो चीपर हो रहा है तो उससे हमारी जो डोमेस्टिक जो कंपनीज़ है, इंडस्ट्री है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, तो वो पिटी जाएंगी, उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, क्योंकि सस्ता माल ऑलरेडी जैसे चाइना से सस्ता माल आता है, उसका इंपोर्ट सस्ता अगर होता है तो हमारी इंडस्ट्री पिट जाएगी, वो यहाँ पे नहीं बेच पाएगी सामान अपना। अगर बेचेगी तो उसको कोई ख़रीदेगा नहीं, तो क्या कर देती है सरकार, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, जिसको कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं, टैरिफ भी बोलते हैं। इसको बढ़ा देते हैं, इसकी परसेंटेज बढ़ा देते हैं, तो जो भी इंपोर्ट हो रहा हो वहाँ से उस कंट्री का, उस पर जब वो कस्टम ड्यूटी लगेगी तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उसको मौका मिल जाता है अपना सामान मार्केट में उतारने का और बेचने का। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी को लगाया जाता है समटाइम्स बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक एरिया होता है जो कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी है, इसको भी इनडायरेक्ट टैक्स ही कहते हैं। तो ये भी इसका एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके लगेंगे। अगर बात की जाए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस में कौन बेटर है, तो इसमें ये माना जाता है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है, जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना, उसको डायरेक्ट टैक्सेस आर सुपीरियर, आर सपोज टू बी सुपीरियर, इसको मानते हैं सपोज्ड टू बी बेटर, बेटर माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको बेटर? इसके पीछे का जो रीज़न दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उसमें समझ आएगा। एक्स एक्सिस में मैं इनकम लेता हूँ यहाँ पे, और ये टैक्स रेट। तो आप इसमें देखेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसका ग्राफ लगभग ऐसा बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम के हिसाब से आप खर्चा तो करेंगे, जितना आप खर्चा करेंगे तो आपको जो टैक्स भी है वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। वो आप उतना ज़्यादा टैक्स देते हैं। जिसकी इनकम कम है तो टैक्स भी उसके हिसाब से देगा, जिसकी इनकम ज़्यादा है वो उस हिसाब से टैक्स देगा, ठीक है। जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जिसकी कम है वो कम दे रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। इसका नेचर कैसा है? जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो नेचर है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव नेचर है किसका? डायरेक्ट टैक्सेस का, डायरेक्ट टैक्सेस का। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में क्या देखा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में क्या देखा जाता है कि उसमें जो, इसको रहने देता हूँ, उसमें जो ग्राफ बनता है वो लगभग इस तरह का बनता है। इसमें क्या हो रहा है कि इसको बोलते हैं रेग्रेसिव नेचर, रेग्रेसिव नेचर। ये किसका है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कमोडिटी ए, जिसका प्राइस है ₹5, ठीक है, 5 रुपये की हो। तो उसमें से हम अगर माने कि उसका 4 रुपये उसका बेसिक प्राइस है,
बेसिक प्राइस है और ₹1 जो है वो उस पर GST लग रहा है। यहाँ हम कोई GST के परसेंटेज नहीं ले रहे हैं, मतलब जैसे होती है 12-18% या जो भी है, उसको हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, तो उस पर आपको सोचना नहीं है कि कितनी % आपने GST यहाँ पे लिए। जस्ट आप सोचो यहाँ पे कि क्या हो रहा है। कैलकुलेशन के लिए हमने इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने इस तरह के नंबर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक कमोडिटी है आपकी इस तरह की जिसका ₹5 प्राइस है, ₹4 बेसिक प्राइस है और ₹1 GST है, टोटल मिला के उसका जो प्राइस है वो हो रहा है ₹5। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पर्सन XYZ, ये 3 लोग हैं और इनकी इनकम यहाँ पे मैं शो करता हूँ। ये टैक्स रेट है कि किसको कितनी टैक्स रेट पड़ेगी वो देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज कि इसकी इनकम ₹100 है। जस्ट कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हमने इस तरह का रखा है, इसकी ₹10 और इसकी ₹1 है। तो अब देखो इसको टैक्स रेट क्या पड़ा, जिसकी इनकम ज़्यादा थी इन तीनों में से उसका टैक्स रेट क्या पड़ा, 1/100 × 100 = 1%, इसका 1% टैक्स रेट पड़ा। उसी तरह से जिसकी इनकम ₹10 है उसकी जो टैक्स रेट है वो क्या पड़ी, वो लगभग क्या 10% ही पड़ी। और जिसकी इनकम ही ₹1 है वो GST भी ₹1 दे रहा है, 1/1 × 100 उसकी 100% टैक्स रेट पड़ रही है। यानी कि आप देखेंगे जिसकी इनकम जितनी कम है वो उतना ज़्यादा टैक्स रेट पे कर रहा है, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा है वो उतनी कम टैक्स रेट उसको पड़ रही है। तो ये रेग्रेसिव नेचर है इसका, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका जो नेचर है वो रेग्रेसिव है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, इसलिए उनको बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इसमें जो बर्डन है वो भी एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र नहीं होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जो बर्डन है वो भी शिफ्ट होता रहता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे GST, उसमें हम देखेंगे कि बर्डन किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है और किस तरह से वहाँ पे जो सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको ITC क्लेम करके GST से वो बच रहे हैं और कंज्यूमर्स जो ओवरऑल जो टैक्स है वो दे रहा है, जिसको टर्नओवर टैक्स भी कहते हैं। और सप्लायर्स जब ITC क्लेम कर लेते हैं तो वो एज अ वैट बिहेव करता है GST। तो इनडायरेक्ट टैक्स है जो GST वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में ये काफ़ी हो गया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।